न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और साथ ही इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे तमाम मुख्यमंत्रियों की, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री किन परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही उन परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बात सबसे पहले कर्नाटक की, जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि नया भारत बड़े सुधार, व्यापक बुनियादी ढांचे और बेहतरीन प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र दोनों में एक ही पार्टी की सरकार के साथ कर्नाटक के पास डबल इंजन सरकार की शक्ति है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से अकेले 400 कंपनियां कर्नाटक में ही हैं। पीएम ने बसवराज बोम्मई सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अपने मूल सिद्धांतों पर लगातार काम कर रही है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो। पीएम मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 67वें कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम में उम्मीद जताई कि राज्य में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की संभावना है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को आकर्षित कर निवेश करवाना ये लक्ष्य है। अगले दशक के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना भी सबसे बड़ा लक्ष्य है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ऐसे व्यापारी से लेकर निवेशक हैं जिनका उत्साह, जिनका हौसला बढ़ाया। 80 से ज्यादा उद्योगपति कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कुमार मंगलम, बिरला समेत कई उद्योगपति भाग ले रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की ये खास बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर, उससे आने वाले समय में विकास की गति और भी ज्यादा दोगुनी हो जाएगी। राज्य में 7 लाख करोड़ का निवेश होगा, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 शुरू हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की इसमें संभावना भी है। कई सारे ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, एक आस उनके लिए जहां रोजगार के अवसर अब प्राप्त होंगे। 300 से ज्यादा प्रदर्शनियों का आयोजन भी होगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। सीएम हेमंत ने से गुरुवार को रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी सीएम हेमंत सोरेन से अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी और सीएम का बयान दर्ज करेगी। आपको बता दें कि ईडी ने इससे पहले सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और 2 अन्य को इस मामले में गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा से मिले कुछ अहम सुरागों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तलब किया गया है। तो हेमंत सोरेन को तलब किया गया है। 3 नवंबर को ईडी के सामने पेश होंगे। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे ने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया भर के लोगों ने इस पर दुख जताया तो वहीं देश के बड़े नेताओं ने इसको राजनीतिक रूप न देने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में मोरबी घटना पर सीएम ममता ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि लोगों की जिंदगी राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मृतकों और उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करती हूं। कई की मौत हो चुकी है और कई अब भी लापता है। सीएम ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहत न्यायिक आयोग बनाने की मांग की। सीएम ने कहा कि मोरबी की घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहत एक न्यायिक आयोग बनाया जाना चाहिए। सीएम ने मोरबी की घटना जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि मैं पीएम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि ये उनका प्रदेश है। मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कटेंगे इसी के लिए कि जनता का जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। People's life is more important than the politics. I'm shocked such an incident happened. मेरे को condolences है full family के लिए। आज जो तरह
ब्रिज तोड़ा है और इतना लोगों का मौत हुआ है, बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है। हमारा स्टेट का भी एक डेड बॉडी आया, तो हमारा भी पता नहीं है कितना डेड बॉडी आउट भी मिलने वाला है। इसमें मानविकता का ओर से हम देखें, ऐसा काम जो करते हैं इट्स ए क्राइम। जो लोग ऐसा ब्रिज बनाते हैं, देखिए कोई इंसिडेंट तो हमारा हाथ पे नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट कोई गवर्नमेंट भी नहीं करते, लेकिन जो लोगों को काम देते हैं, जो लोग काम करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा ब्रिज तो बंगाल में है कि बंगाल एंड बांग्लादेश हिस्टोरिकली और नेचर ऐसा है कि हमारा नदी ज्यादा है, हमारा ब्रिज ज्यादा है। कोई स्टेट में इतना ज्यादा ब्रिज नदी नहीं है, लेकिन तब भी मैं जो देख रहा हूँ कि एक ब्रिज नया बनाया और हमारा इधर में जो मौत हुआ था और नंबर बहुत ही कम था, लेकिन तब भी हमने मिदनापुर में था वो टाइम में, मैं खड़गपुर से वापस आया और साथ साथ में सब बंदोबस्त किया है, लेकिन उधर में जिसको मौत हुआ है गवर्नमेंट ठीक से उसको मदद नहीं कर पाया, बिकॉज दे आर बिजी विथ इलेक्शन। अदरवाइज 3 दिन पहले करने का जरूरत क्या है? अगर आप कर रहा है ठीक किया है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने से इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर देना एक क्राइम होता है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का अंडर में एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, और जो किया है एक गलती जो कंट्रैक्टर और जो टेंडर प्रोसेस में जो काम किया है, काम पाया है, why the ED and CBI and other people are not taking action against of them? They take action only against the common people, but who are really criminals? इतना आदमी को जान लेके जो खेलते हैं वो लोगों को क्यों क्षमा करते हैं? I will not talk anything about Prime Minister because this is his state. जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, देखिए हमारा इधर में भी वामफ्रंट अमूल में ऐसा बहुत सारे हुआ, इसी के लिए हमको मजराट ब्रिज बनाने पड़ा, हमको टाला ब्रिज बनाने पड़ा। हावड़ा ब्रिज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का। मैं तो चाहती हूँ, हम लोग तो ऑडिट करते हैं, लेकिन सेंट्रल का जो ब्रिज सेंट्रल भी बनाया उसको भी ज्यादा ब्रिज तो हमारा इधर में है, 1500 तक ब्रिज है। इसको ऑडिट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा ऑडिट टीम होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अगर किसी को दे दो तो इसको जिंदगी लेके एक खेला करते हैं। मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात में राज्यव्यापी शोक के मद्देनजर अहमदाबाद और सूरत के नगर निकायों ने शोक सभा का आयोजन किया। अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से आयोजित शोक सभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। गांधीनगर में राज्य सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में झंडे आधे झुके रहे। कोई आधिकारिक या मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए गए। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में ऐसी शोक सभाओं का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मोरबी जिले में रविवार को ब्रिटिश काल का पुल गिरने की घटना में अब तक 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। तो अहमदाबाद में हुई शोक सभा में सीएम शामिल हुए। हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की गई। अब तक की जानकारी के हिसाब से 135 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, और उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही शोक व्यक्त किया गया है, दुख व्यक्त किया गया है। इतना बड़ा हादसा राज्य में हुआ है, जिसके बाद कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, ना ही कोई मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ना ही कोई संगीत यहाँ पर धुन यहाँ पर बजाए गए, क्योंकि हादसे के बाद हर कोई दुखी है, हर कोई आहत है, और इसी वजह से यहाँ पर प्रार्थना की गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना उत्सव पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है। रविंद्र भवन में आयोजित लाडली लक्ष्मी समारोह में 1437 लाडली बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए पहली किश्त 12,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटी गई है। लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका का भी लोकार्पण किया। स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण किया गया है। सीएम ने कहा कि आज मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। मेरी बेटियां बड़ी होकर मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने वाली हैं। बेटियों से ही जिंदगी है, इसलिए हमने तय किया है कि 52 जिलों में बेटियों के नाम पर 52 सड़कें होंगी। देश और दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है कि लाडली लक्ष्मियों के लिए वाटिका बनाई गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका को थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वाटिका का इस्तेमाल बेटियां जन्मदिन या उनसे संबंधित दूसरे कार्यक्रमों में भी कर सकेंगी। वाटिका में लाडली लक्ष्मी वाटिका अंकित करते हुए पट्टिका के साथ लाडली लक्ष्मी का लोगो भी जारी किया गया है। सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के ऐसे एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में रखा जाए जिस सड़क का पहले में अन्य किसी और नाम से नामकरण न हुआ हो। मध्य प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी 52 जिला मुख्यालयों पर लाडली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में एक एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जा रहा है। बेटियों का सम्मान बढ़े, उनका स्थान लगातार बढ़ता रहे और हर दृष्टि से उनका सशक्तिकरण होता रहे, इसके लिए आज लाडली लक्ष्मी 2 भी लॉन्च की जा रही है। लाडली लक्ष्मियों के लिए स्मार्ट रोड की भोपाल में क्या जरूरत है, इसका नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अब ये लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा। इस रोड पर, केवल इसी रोड पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ किया जा रहा है। इस पथ के दोनों तरफ बेटी को हाथ में, इस पथ के दोनों तरफ लाडली लक्ष्मी बेटियों को जो योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होगा और जरूरत पड़ने पर लाडली लक्ष्मी बेटियों की अलग अलग एक्टिविटीज भी की जा सकेंगी। एक आत्मविश्वास से भर के हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां आगे बढ़े, इसलिए लाडली लक्ष्मी वाटिका भी, जहां लाडली लक्ष्मी बेटियों के लगाए हुए पेड़ ऑक्सीजन देंगे, पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। लाडली लक्ष्मी पथ भी, क्योंकि बेटियों को प्रगति और विकास के पथ पर आगे ले जाना है, उसकी प्रेरणा भी बेटियों को मिले और उद्देश्य हमारे लाडली लक्ष्मी बेटियों के माध्यम से बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। और इसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी बेटियां ये सब कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तो मैं आज इनके खाते में 2:30 बजे पैसा डलेगा। एक नई योजना की शुरुआत होगी लाडली लक्ष्मी 2 की, और उसी अवसर पर आज लाडली लक्ष्मी पथ का भी यहां लोकार्पण किया है। देखिए, बेटियां हमारे सम्मान का प्रतीक है। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटियों का सम्मान है तो देश का, प्रदेश का सम्मान है, समाज का सम्मान है। और इसलिए उनके सम्मान में समाज को ये प्रेरणा देने के लिए भी बेटियां हैं तो दुनिया है। बेटियों को सम्मान देने के लिए इस पथ का नाम लाडली किया गया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में स्वामी राम हिमालयन कॉलेज में मेडिकल शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय लगातार उन्नति कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल करें हमारे लिए काम उतना आसान होता है। इससे समय और मेहनत दोनों ही बचते हैं। हिमालयन विश्वविद्यालय अपने आप में बड़ा नाम है। इसके संस्थापक स्वामी राम जी महाना एक शिक्षक और श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। सीएम धामी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये पूरा परिसर साफ और शांत है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को भी यहाँ बेहतर इलाज दिया जा रहा है। जब धस्माना जी ने काम संभाला था बहुत खुशी आई थी। 26 साल के थे तब से लगातार ऐसे विश्वविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जो समर्पण भाव है उसके कारण से आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय इस प्रकार से लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। डॉक्टर विजय धस्माना जी, कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक देवराड़ी जी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रंसू जी, सचिव डॉक्टर सिराज मोहम्मद अली जी, NCPHE के सचिव डॉक्टर जी कावरा जी एवं सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण देश भर से आए हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा के विद्वान, हमारे सभी प्रोफेसर, डॉक्टर और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मैं विश्वविद्यालय में आया, वहीं जो देश विदेश से बहुत सारे हमारे विद्वानगण यहाँ पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कौशल और अनुरूपण उत्कृष्टता केंद्र के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया। और सच में जो अभी धस्माना जी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, वो वास्तव में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को, हमारे कामों को बहुत आसान बना देती है। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में कांस्टेबल मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा है। ये चेक HDFC बैंक की ओर से कांस्टेबल मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया है। प्रदीप कुमार का वेतन अकाउंट HDFC बैंक में संचालित था, जबकि उनका कोई अंशदान भी नहीं कट रहा था। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकासनगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो वहीं सीएम धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए, ऐसी घटना होने पर जवानों के परिजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है।
8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश पहुंचे और कसौली विधानसभा के परवाणु में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा। कहा कि यूपी में 403 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं, लेकिन कांग्रेस यूपी में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई है, जिससे साफ है कि देश की जनता तय कर चुकी है कि जो देश पर बोझ बन चुके हैं अब उन्हें ढोने की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाते? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? केदारपुरी का पुनरुद्धार हो पाता? महाकाल किस महालोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाता? कोरोना जैसी महामारी में फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल पाता? तो भाइयों बहनों, न ये आस्था का सम्मान कर सकते, न विरासत का सम्मान कर सकते, न सुख दुख में सहभागी बन सकते। और जब ये लोग विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर इनको वोट भी क्यों देना है? और मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। अभी यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल जी अपनी बात कह रहे थे। विकास के उन्होंने ढेर सारी कार्यक्रमों को यहां पर किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। हिमाचल में चुनाव का शोर चारों तरफ है और साथ ही लगातार दौरे भी हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।